चैप्टर 8 देख रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 2007 में 3 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? सो फर्टिलाइजेशन क्या है, आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर बताना है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि जो मेल गैमेट है यानी कि स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है यानी कि ओवम या एग, इनका फ्यूजन, इनका मेल, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो बाद में ये मिले और साथ में जाइगोट बनाए। और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है? अब 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन हो गए इसमें, कि जो फ्यूजन है मेल गैमेट का यानी कि स्पर्म का और जो फीमेल गैमेट है ओवम का, ये बॉडी के अंदर होता है, ये बॉडी के बाहर होता है, सॉरी। और जो इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मतलब अंदर, तो जो फ्यूजन है गैमेट का वो अंदर होता है, यानी कि जो भी फीमेल है उनके वूम में होगा, यानी कि बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने गैमेट्स को बाहर, एक्सटर्नल है तो बाहर ये डिस्चार्ज करते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपना स्पर्म फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि यूट्रस में, वजाइना में उसमें डिस्चार्ज करता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है, इसमें जो भी चीज हो रही है वो बाहर हो रही है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। इंटरनल में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मां के पेट में यानी कि वूम में हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और हम ह्यूमन, बर्ड्स, कैटल, ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कौन सी साइट है फर्टिलाइजेशन की ह्यूमन बींग्स में? तो जो साइट है फर्टिलाइजेशन के ह्यूमन बींग में उसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पर ये दोनों गैमेट मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आपको बताना है कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बायसेक्सुअल क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ। तो यूनिसेक्सुअल वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर अपने आप में स्टेमन या कार्पेल दोनों रखते हैं, या मैंने कहा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। ध्यान रखिएगा, यूनिसेक्स मतलब एक, या तो उनके पास स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, पपीता और तरबूज। लेकिन बायसेक्सुअल प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जो फ्लावर है उसमें फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन दोनों ही होते हैं, यानी कि एक साथ होते हैं, स्टेमन और कार्पल। इसमें हिबिस्कस है, मस्टर्ड यानी कि सरसों। आपको डिफरेंशिएट करना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, और डबल फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट में वो भी बताना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझिए। सेल्फ का मतलब होता है खुद पॉलिनेशन करना। क्रॉस मतलब होता है कि आपस में, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन कहां होता है, कैसे होता है? फ्लावर के अंदर होता है, और 2 फ्लावर्स जो सेम प्लांट के हों, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है 2 फ्लावर्स के बीच में, लेकिन वो डिफरेंट प्लांट्स के होंगे, सेम स्पीशीज के होंगे, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स के होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जो फ्लावर किसी पे डिपेंड नहीं करता, कोई एजेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत जरूरत होती है कि जो इंसेक्ट है, पानी है या हवा है, इनकी जरूरत पड़ती है ताकि वो इधर से उधर चीजों को ले जा सके, पोलन ग्रेन्स को ले जा सके। जो पोलन ग्रेन्स है सेल्फ पॉलिनेशन में, ये बहुत कम मात्रा में यहाँ प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें से बहुत ऐसे होंगे जो वेस्ट हो जाएंगे, बहुत कम होते हैं जो पहुंच पाते हैं फीमेल तक। नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन ऑकर, यानी कि क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत कम होते हैं, यहां से वहां नहीं जाना है, केवल सेल्फ पॉलिनेशन होना है, तो इकोनॉमिकल है। जबकि मैंने जैसे बताया पोलन ग्रेन यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, इकोनॉमिकल नहीं है इतना ज्यादा। और सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, ना वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि शहद वगैरह या महक कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि इनको किसी को आकर्षित करना ही नहीं होता, ये अपने आप सेल्फ पॉलिनेट कर लेते हैं। लेकिन जो जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा होता है, वहां पर फ्लावर जो होते हैं, जो आपके सुंदर होते हैं, और साथ में उनमें महक होती है, और उनमें महक के अलावा मिठास भी होती है, यानी कि नेक्टर होते हैं।
अब ये नहीं होंगे तो इंसेक्ट कैसे आएंगे उनके पास, राइट? उन फूलों के पास इंसेक्ट आएंगे तभी तो वो अपने परों में, अपने पैरों में वो सब लगा के दूसरी जगह जब जाएंगे तो वहां पर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकेगा। जो सेल्फ पॉलिनेशन में ऑफस्प्रिंग है उसका जो मेकअप है वो बिल्कुल जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है, तो प्योरिटी, रेस की प्योरिटी मेंटेन होती है। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में, इसमें वेरिएशन दिखाई देता है, तो जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन होता है। अब दूसरे सवाल का, दूसरे पार्ट का जवाब देते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन जब होता है प्लांट में तो क्या क्या इवेंट होते हैं? जो मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से जो एम्ब्रायो सैक या एम्ब्रायो की थैली में है। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लाई में उसी एम्ब्रायो सैक में। जो पहला फ्यूजन, इसमें इसकी बात कर रहा हूं डबल फर्टिलाइजेशन में, जो पहला फ्यूजन है प्रोडक्ट, जो पहला फ्यूजन का प्रोडक्ट है वो आप जाइगोट बनाता है। जो सेकंड वाला है वो एंडोस्पर्म बनाता है। और जो प्रोसेस है दो फ्यूजन का जो इस एम्ब्रायो सैक में हो रहा है, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन की संज्ञा दे रहे हैं, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। डीएनए कॉपिंग का क्या इफेक्ट होता है? विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि पूरी तरह एक्यूरेटली कॉपिंग नहीं हो पा रही है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो डीएनए कॉपिंग जो एक बहुत ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं हो रही है, और जो रिजल्ट जिसके कारण एरर्स आ रहे हैं। अब जो एरर्स आ रहे हैं वो वेरिएशन दिखाते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो अलग होते हैं उससे, इसलिए वेरिएशन दिखा रहे हैं। अगर एक जैसे होंगे, स्पीशीज एक जैसी होगी, वेरिएशन नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस के लिए थोड़ा सा मुश्किलात होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपको इंपॉर्टेंस भी बताना है डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं उसी स्पीशीज के। जैसे औरत और मर्द मिलते हैं तो बच्चे जो बनते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं, उसी स्पीशीज के होते हैं। और कौन बना रहा है? जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस स्पीशीज की, जैसे मैंने कहा औरत मर्द, पेरेंट्स बना रहे हैं। जो इंपॉर्टेंस है, बहुत जो खासियत है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन में, वो कुछ इस तरीके से है। डीएनए कॉपिंग को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और इस प्रोसेस में, इस मेथड में हर एक, मतलब एक कॉपी जो रेप्लिकेटेड डीएनए की है वो पास होगी डॉटर सेल में, जो बनने वाले हैं सेल। और वेरिएशन हो सकता है कि डीएनए कॉपिंग में, और जो इसकी इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की, चेंज की रिप्रोडक्शन में, यही हमारे एवोल्यूशन का बेसिस बनती है। वेरिएशन दैट कॉन्फर्स एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। जो वेरिएशन है, देखिए जब नई चीज आती है, अगर उसमें वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, नई स्पीशीज में कुछ चेंज होके आ रहा है, तब उसका एडवांटेज होगा कि वो सर्वाइव आराम से कर पाएंगे। इसको जस्टिफाई करना है। ये क्यों है? क्योंकि अब जब पैदा हुए हैं तो आपको जीना भी है। जीना क्या है? हॉस्टाइल कंडीशन में जीना है, बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, इन सब में आपको जीना है। तो जो चांसेस है जीने के, सर्वाइवल के, वो पूरी तरह डिपेंड करता है कितना वेरिएशन हुआ है, और अलग अलग जो इंडिविजुअल है उनके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं, डिफरेंट वेरिएशन के डिफरेंट फायदे होते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जो बैक्टीरिया है ये हीट, गर्मी, राइट, वो ये आराम से हीट को विथस्टैंड कर लेता है, हीट्स में सर्वाइव करता है, राइट। और जो ऑर्गेनिज्म जो फिट है इस जबरदस्त कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में, और जिनमें वेरिएशन है, वो आराम से अपने आप जीते भी हैं और कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल भी लेते हैं। तो और ऑफस्प्रिंग और पॉपुलेशन जितने भी वेरिएशन के साथ आएंगे, उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव करेंगे, जिएंगे। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ईच कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। आपको एसटीडी बतानी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। आपको बताना है कि ये प्रिवेंट कैसे होते हैं। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है गोनोरोइया, और वायरल है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? आप अगर जो भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, उस समय आप जो भी जिसे कहते हैं रोधक, जिसमें क्षमता हो, कॉन्डम जैसे और भी चीजें हैं, इसका उपयोग करें, ताकि जो फीमेल और मेल ऑर्गन का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी में? हमारी
मानवीय शरीर में सेमिनल वेसाइकल का क्या मतलब है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या मतलब है। देखिए जो रोल है सेमिनल वेसाइकल का पहले समझते हैं। जब स्पर्म आते हैं, स्पर्म निकलते हैं, तो वो अपने आप तो चलेंगे नहीं, उसके लिए एक एनवायरनमेंट पैदा करना होगा, यानी कि फ्लूइड, लिक्विड में वो चलेंगे। तो सेमिनल वेसाइकल का मतलब ये है कि ये वो प्लाज्मा, जिस मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, ये सेमिनल प्लाज्मा है जो एक फॉर्म का फ्लूइड है जो इस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। स्पर्म इसमें जाते हैं, इसमें मिलके जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब ये है, ये एक ना ये ग्लैंड है जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिससे जो स्पर्म है वो जिंदा रहते हैं और साथ में उसमें वो स्विम करते हैं, तैरते हैं, बहुत तेजी से तैरते हैं। फिर दो फंक्शन बताने हैं जो टेस्टिस करता है ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में दो बॉल्स होते हैं पेनिस के नीचे, उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं। तो दो फंक्शन जो टेस्टिस परफॉर्म करते हैं, पहली चीज तो ये है कि जो स्पर्म बनता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सबसे जो पदार्थ है वो कौन बनाता है, वो टेस्टिस बनाते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस है ये एक हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं, वो भी लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, ताकि एक तो स्पर्म बन सके, दूसरा जो लड़कों में लड़के या आदमी आदमी कैसे कहलाते हैं, क्योंकि इनकी दाढ़ी होती है, उनकी छाती पे बाल होते हैं और उनकी आवाज भारी होती है, ये सब कहां से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन से होता है। आपको बताना है कि डायग्राम से रीजनरेशन कैसा होता है प्लानेरिया में और बडिंग कैसी होती है हाइड्रा में। तो अब देखिए रीजनरेशन प्लानेरिया में कैसे होता है, इसके हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे क्योंकि कई सालों में आया है। तो अभी मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको कि ये आपका प्लानेरिया है, ये तीन भागों में टूटा, ये तीन भाग अपने आप अपना डेवलप हुए और ये फाइनली इन्होंने वो बना लिया जहां से ये शुरुआत हुए थे। इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। बडिंग हाइड्रा का मतलब ये है, मान लीजिए कि ये बड है, ये बड धीरे 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 बड़ा हुआ, यही से एनर्जी और यही से क्षमता लेके, और ये बड़ा हुआ इतना बड़ा हो गया कि फिर ये इस बॉडी से अटैच हो गया, तो ये एक नया हाइड्रा बन गया जो इसी की तरह है। आपको सूटेबल डायग्राम से बताना है जो बाइनरी फिशन है अमीबा में और जो लीफ है बायरोफाइलम का बर्ड्स के साथ। तो डायग्राम से बताएंगे बाइनरी फिशन, बाइनरी मतलब होता है दो भागों में टूटना। तो ये आपका न्यूक्लियस है, एक पेरेंट अमीबा है, यहाँ पर ये दो भागों में टूटता है, यहाँ से एक दो डॉटर सेल बन जाते हैं। और जो बायरोफाइलम की लीफ है ना, पत्ता है, उसमें बर्ड कैसे बनते हैं, इस पत्ते पे ही ये बर्ड आ जाते हैं, यंग प्लांट यहाँ पैदा हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप मैं अलग अलग चीजें बताऊं इस पत्ते की, तो यहाँ पर आपका ये मार्जिनल एडवेंशियस बर्ड कहते हैं, यहाँ पर यंग प्लांट बन रहा है, इसे हम, ये आपकी लीफ ऑलरेडी है ही, और इसको हम कहते हैं मार्जिनल नॉच। आपको डायग्राम के साथ बताना है जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है रिजोपस में और जो मल्टीपल फिशन हो रहा है प्लास्मोडियम में। देखिए इस पूरे इसमें स्पोर फॉर्मेशन में ये है स्पोर, बाकी सब सपोर्टिंग है, यानी कि ये स्पोरेंजियम है, ये रिजॉइड्स हैं, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये मेन चीज है आपकी स्पोर्स, यहां से स्पोर फॉर्मेशन होता है। और जो मल्टीपल फिशन होता है प्लास्मोडियम में, उसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका एक प्रॉपर सेल है जिसका न्यूक्लियस है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, जिसमें सिस्ट है। अब यहाँ पर बहुत सारे डॉटर सेल्स आपके बन जाएंगे मल्टीपल फिशन के कारण, और उसके बाद यहाँ पर जो मेम्ब्रेन टूटेगा और ये बाहर निकल आएंगे। आपको इन पार्ट को लेबल करना है, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए हैं आपको, तो हम इसको एक एक करके करते हैं। जो ये पहला वाला है इसको हम कहते हैं ओविडक्ट, ये जो है इसको हम ओवरी कहते हैं, ये आपका जो पोर्शन है यहां से यहां तक इसको हम यूट्रस कहते हैं, ये जो है सर्विक्स, और ये जो पार्ट है इसको वजाइना कहते हैं। तो आपको दूसरे पार्ट में बताना है कि वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शन ऑकर, कहां कहां क्या क्या होता है। प्रोडक्शन एग कहां होता है, अंडे कहां बनते हैं, आपके ओवरी में, ये अंडे ओवरी में, इस बी में बनते हैं, ओवरीज में। अब दूसरा है फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब कहां पर आया आपका, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पर, ये जो आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इसी को कहते हैं, ये जो है ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। अब इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा है, जाइगोट, जब मेल फीमेल ऑर्गन जुड़ेंगे तो जाइगोट बनेगा, वो कहाँ इम्प्लांट होगा, वो जाके यहाँ लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग में जाके जुड़ेगा या वहां पर चिपकेगा। व्हाट हैपेंस टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब देखिए यूट्रस की लाइनिंग को क्या हो रहा है, लाइनिंग जो है ना ये हर महीने बनती है और उसके बाद टूटती है। लेकिन अगर हर महीने बनी और उसको मतलब इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म मिल गया, तो वो जाइगोट बना के यहाँ पर चिपक जाएगा।
जो लाइनिंग थिक होती है ना, जो लाइनिंग यहाँ की थिक होती है, वो इसी कारण से होती है कि वो तैयार होती है कि मुझे स्पर्म मिलेगा और यहाँ पर हम एम्ब्रायो इम्प्लांट कर देंगे। तो जो लाइनिंग है यूट्रस की वो धीरे धीरे ब्रेक होती है और वो ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ जाती है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो और थिक हो जाती है और फिर उसके बाद प्लेसेंटा वगैरह बनता है। आपको डायग्राम से बताना है जर्मिनेशन पोलन का स्टिग्मा पे जो फ्लावर में हो रहा है। तो अब देखिए ये पोलन ग्रेन है आपका, यहां से ये मेल जर्म सेल है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ठीक, ये आपका पोलन ट्यूब है, ये आपको लेके जा रहा है यहाँ पर फीमेल जर्म सेल यानी कि ओवरी, फीमेल ओवरी में। इस तरीके से ये होता है। इसमें ये मैंने आपको लेबल भी कर दिया, पोलन ग्रेन हो गया, ये मेल जर्म सेल हो गया, ये पोलन ट्यूब हो गया, ये फीमेल जर्म सेल हो गया। जाइगोट कैसे बनते हैं? जब स्पर्म आपके फीमेल के ओवम या एग के साथ मिलता है तो जाइगोट बनता है। यानी कि जाइगोट मतलब सीधी सी बात है कि बच्चा बनता है, क्योंकि वो आगे एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद वो प्रॉपर चाइल्ड बन जाएगा। आपको मोड बताना है जो रिप्रोडक्शन एमीबा यूज करता है, प्लेनेरिया यूज करता है। तो एमीबा यूज करता है बाइनरी फिशन यानी दो भाग में टूटना, और प्लेनेरिया होता है रीजनरेशन, कई भाग में टूट के वो हर भाग जो है वो नया बन जाता है पेरेंट की तरह। आपको इंफॉर्मेशन सोर्स बतानी है जो प्रोटीन बनाता है सेल में, दो बेसिक इवेंट बताने हैं रिप्रोडक्शन में। तो जो डीएनए है सेल न्यूक्लियस में, ये आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है ताकि प्रोटीन बन सके। जो दो बेसिक इवेंट हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, एक तो डीएनए कॉपी बन रही है और जो सेल बन रहे हैं वो और सेलुलर अपैरेटस बना रहे हैं इस प्रक्रिया में। स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। रोज प्लांट कैसे ग्रो होता है, उसका तरीका क्या है? वो है कटिंग से। और जैस्मिन प्लांट कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आर्टिफिशियल मेथड जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कह रहे हैं, दूसरी यहां पर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। रोज के लिए हमने कटिंग का यूज किया, जैस्मिन के लिए हमने लेयरिंग का यूज किया। लार्जेस्ट सेल क्या होगा ह्यूमन बॉडी में? जो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में होता है वो होता है ओवम, एग, ये सबसे बड़ा सेल होता है। आपको रीजनरेशन बताना है और रीजन भी बताना है क्यों जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम, वो नए इंडिविजुअल्स को रीजनरेशन के थ्रू नहीं बना सकते। रीजनरेशन का मतलब ये है कि पूरी तरीके से एक नए ऑर्गेनिज्म बनाना, नए इंडिविजुअल को बनाना अपने बॉडी पार्ट से। यानी कि इस तरीके से अगर आपका प्लेनेरिया है तो इस भाग में टूट जाएगा और ये अपने इंडिविजुअल्स बनाएंगे, नए नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नए इंडिविजुअल इस तरीके से इस रीजनरेशन की प्रक्रिया से नहीं पैदा कर सकते। क्यों? एक तो उनकी बॉडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनके हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स दिए हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं, इस काम के लिए हमारे लिए बने हुए हैं। और जो लेबर डिवीजन है बॉडी का, बड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हर चीज का अलग अलग लेबर है कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। दूसरा जो रीजनरेशन है वो बड़े स्पेशलाइज सेल करते हैं जो यहां पर कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे वो सेल है ही नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, और इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो नए कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग जो नई जनरेशन उसको देता है और कैसे? तो रिप्रोडक्शन वो तरीका है जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं उसी स्पीशीज के, जो आज के स्पीशीज है वो बनाते हैं इन नए स्पीशीज को, यानी कि पेरेंट बनाते हैं अपने जैसे स्पीशीज को। इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब बनाना, री मतलब दोबारा बनाना। तो दो टाइप के हमारे रिप्रोडक्शन होते हैं, एक ए सेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यही आपके नए कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है जो नई जनरेशन में है डीएनए कॉपिंग के थ्रू। आपको ये टर्म्स बताने हैं, एक तो इम्प्लांटेशन और एक प्लेसेंटा। तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका एम्ब्रायो बन गया यानी मेमेलियन एग बन गया, उस जो पूरी तरह फर्टिलाइज हो गया है, उसको जो यूट्रस है इसकी ये थिक वॉल पे जाके चिपकाना, या ये कहें कि यूट्रस या वूम्ब जिसे कहते हैं, वहां पर जाके कोक कहते हैं, वहां पर जाके चिपक जाना ताकि डेवलपमेंट हो सके। तो ये चिपकने को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा ये जैसे अगर ये आपका बेबी है, इसके आसपास एक डबल लेयर बड़ी स्पॉन्जी सी एक मस्कुलर टिश्यू बनता है ह्यूमन फीमेल में। और इसमें क्या है कि
जो जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें वॉल है आपका यूट्रस का, ताकि उसमें अटैच हो सके और इस किसी तरीके से उसको खाना, हवा और जब उसका जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल सके। उस कारण से एक ऐसी मेम्ब्रेन बनती है, या एक कहिए कि एक स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यू बनता है बच्चे के आसपास, इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। एवरेज ड्यूरेशन क्या है? 9 महीने। 9 महीने है एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी के, 40 वीक या 280 दिन कह सकते हैं इसको। एसटीडीज क्या होती हैं? आपको 4 डिसीजेस बतानी है, और कौन सी इसमें ऐसी है जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है, इम्यून सिस्टम को बिठा देती है। तो एसटीडीज जो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, वो डिसीज है जो बनती हैं या स्प्रेड होती हैं जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। एक हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन को एसटीडी है तो आपको भी हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं, बड़े गर्म में, मतलब गीले और गर्म जगह जहां जहां होती है वहां वो पनपते हैं। तो अगर आपने अपनी ह्यूमन बॉडी को देखा होगा तो आपका जो जेनिटल पार्ट है वो गीला भी है, मतलब गीला रहता है क्योंकि बार बार आप पेशाब पैखाना करते हैं तो उसको साफ करते हैं, और साथ में वो गर्म भी रहता है क्योंकि वो कवर भी रहता है, साथ में वो सबसे हॉट पार्ट भी होता है बॉडी का। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आराम आराम से बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं और उनको ये मोमेंट मिलता है, एनवायरमेंट भी मिलता है कि वो बढ़ते हैं। तो वेजाइना हो गया जो फीमेल का है, यूरेथ्रा जो यहाँ से पेशाब निकलती है, एनस जहाँ से लेटरिन निकलती है, और माउथ, मुंह, ये चारों ऐसी जगह है जो बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से फलते फूलते हैं, इनकी सफाई बहुत जरूरी है। तो 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, एक तो गोनोरिया है, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियासिस है और एड्स है। ये जो आखिरी है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, ये आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, बचिएगा इन सब चीजों से। 4 रीजन बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि प्लांट, कुछ टाइप के प्लांट को बनाया जा सके या उनको इनकी पैदावार की जा सके। तो 4 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, क्यों किए जाते हैं? तो पहली चीज ये है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बड़ा सस्ता, बड़ा आसान और बहुत तेज तरीका है ताकि प्लांट्स को बनाया जा सके उनके सीड से। अब सीड से मैं इसको दोबारा चेंज करता हूं, बहुत आसान तरीका है, बहुत तेज तरीका है इन प्लांट को बनाने का बनिस्बत की उनके सीड से। समझिएगा, सीड से बनाया जाएगा तो सीड आप बोएंगे, वो समय लगेगा, वो निकलेंगे, कुछ समय लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं। अब यहां पर वेजिटेटिव में क्या करेंगे कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे तरीके हैं, जो प्लांट बन रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं जो आराम से मेंटेन किए जा सकते हैं, और जो प्रोपोगेशन है, जो आपके जैसे रिजल्टेंट होता है प्रोपोगेशन इन प्लांट का, जो आपके सीड्स अच्छे पैदा नहीं कर रहे हैं या सीड्स बहुत कम पैदा कर रहे हैं, है ना, या ऐसे सीड्स हैं जिनकी बहुत लंबी ड्यूरेशन है डोरमेंसी की, वो आराम से उनके पौधे निकलते हैं, तो उस जगह तो ये काम नहीं आएगा, हमको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही लगाना पड़ेगा। अब जो प्लांट आ रहे हैं आपके जनरेट हो रहे हैं वेजिटेटिव मीन से, बड़े यूनिफॉर्म होते हैं और वो जिससे बन रहे हैं उसके साथ जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं। आपको फुल फॉर्म लिखना है डीएनए का, और मैं पहले डीएनए बता देता हूं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से डीऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको पार्ट बताना है सेल का जहां पर ये लोकेट होता है, और आपको रोल बताना है इसका जब रिप्रोडक्शन होता है सेल का। तो देखिए, फुल फॉर्म डीएनए का हमने देख लिया, ये जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोम्स में मिलता है, और ये आपके न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो रोल क्या है डीएनए का? रोल जो डीएनए का है रिप्रोडक्शन में, वो यहां पर देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ठीक, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। इस सेल में आपके क्रोमोसोम है, यहां पर ये क्रोमोसोम हो गया, और इसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां तक रिप्रोडक्शन का सवाल है, और जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है वो अपने जैसी कॉपी बनाते हैं डीएनए की, आपके सेलुलर मैकेनिज्म जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। और क्योंकि नए जो कॉपी बनी है उसमें कोई ज्यादा ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं ताकि नए डीएनए बन सके। अब जो 2 डॉटर सेल या जो मल्टीपल डॉटर सेल बने वो सिंगल सेल से बने, तो इसी से कॉपिंग हो जाती है डीएनए की।
आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताना है एग्जाम्पल लेके, दो एडवांटेज भी बताने हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, नए प्लांट बनते हैं पुराने प्लांट से, जैसे उनके कहाँ से बनते हैं, स्टेम से बन सकता है, रूट से बन सकता है, यानी तने से, पत्तों से, उसकी शाखाओं से, लीव से। अब इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम आता है, रोल आता है। तो दो तरीके के आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, एक आपका है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल प्रोपोगेशन होता है लीव्स के द्वारा, पत्तों के द्वारा, तो जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दीजिए बायरोफाइलम का, तो वहां पर जो पत्ते होंगे उसी में बर्ड्स पैदा हो जाएंगे, राइट, उसी में बर्ड्स पैदा हो जाएंगे। ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि ये तरीका है जिसमें दो प्लांट्स जो बहुत आपस में बहुत रिलेटेड है, एक को कहीं से काटा जाता है, दूसरे के लिए शेप बनाया जाता है और उस पर जाके चिपका दिया जाता है उसको, राइट। तो जो पोर्शन है प्लांट का जिसको ग्राफ्ट किया जाता है दूसरे प्लांट में, उसको हम सियोन कहते हैं, और जो प्लांट जिसमें ग्राफ्टिंग हो रही है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये जो तरीका है इसको हम अप्लाई करते हैं ताकि जो वैरायटी है, चाहे मैंगो की बात करें, एप्पल की बात करें, पीच, सिट्रस, गुआवा, यानी कि आम, ये आपका सेब, अमरूद, इन सब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये पैदा हो पाए इससे। अब इसके एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? एक तो ये बहुत चीप है, सस्ता है, आसान है और रैपिड है। अब अगर आप सीड से या बीजों से बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बेटर क्वालिटी जो प्लांट आएंगे वो बेटर क्वालिटी के होंगे, क्योंकि पहला वाला आप जिससे आप ग्राफ्ट कर रहे हैं आपको पता है, या फिर जो भी तरीका आप अपना रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, आपको पता है कि पिछला वाला बहुत अच्छा था, तो जो आगे की चीज आएगी अच्छी आएगी। आपको तीन डिफरेंसेस बताने हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। तो पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल, आदमी और औरत का, या मतलब सभी की बात कर रहा हूं, आदमी औरत, मैमल्स में ले लीजिए आप, है ना, वहां पर फ्यूजन होता है आदमी और औरत का, जो रिप्रोडक्टिव क्या कहेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं, गैमेट्स कहें इसको। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ये पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के पहले होता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है, जब पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो जाते हैं और वो मेल गैमेट से ओव्यूल, ओवरीज में पहुंच जाते हैं फीमेल के। अब पॉलिनेशन करता क्या है, मतलब जो मेल पार्ट है, मतलब आदमी और जब भी मैं बोलूं समझ जाइएगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड में जितने भी फीमेल सेक्स है और मेल सेक्स की बात कर रहा हूं, केवल आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं मैं। चाहे वो पौधे हों उनमें भी आदमी औरत होते हैं, चाहे मैमल्स हो उनमें भी आदमी औरत होते हैं, जैसे कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, इस तरीके से ना। तो जो पॉलिनेशन में होता क्या है, ये मेल गैमेट को कैरी किया जाता है जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, और वो जाके फीमेल सेक्स ऑर्गन में मिलता है जाके। और फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन है ये फ्यूजन करता है गैमेट्स का, मेल फीमेल का को मिला के। आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाना है फ्लावर का, और ये सब लेबल करने हैं, तो हम ये सब एक साथ लेबल करेंगे। पहले डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ये आपका एक फ्लावर का डायग्राम है। इसमें सबसे पहला जो बताया गया है वो पार्ट जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है वो है यहाँ एंथर, इसको एंथर कहते हैं। दूसरा है पार्ट दैट ट्रांसफर मेल गैमेट्स टू दी फीमेल गैमेट्स। कौन सा ऐसा है जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ट्रांसफर करता है? उसका उत्तर है आपका स्टाइल। ये स्टाइल होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जाके ओवरी में मिलाएगा। तीसरा है पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप दी पोलन ग्रेन, और वो है स्टिग्मा। ये स्टिकी है, ये पोलन ग्रेन को पकड़ेगा और फिर ये ओवरी पे ले जाएगा। फिर इसके बाद है पार्ट दैट डेवलप इनटू फ्रूट। कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट बनाता है, फल जो बनाएगा, और वो है आपका ओवरी। ये आपका फ्रूट बनाएगा। आपको प्लेसेंटा का रोल बताना है जब ह्यूमन एम्ब्रायो डेवलप होता है, या उसके डेवलपमेंट में प्लेसेंटा का आपको रोल बताना है। तो प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है। एक ये क्या होता है, जैसे ये आपका बेबी है, ये एम्ब्रायो है, तो एक बड़ा स्पेशल टिश्यू डेवलप होता है किसके बीच में, जो यूट्रीन आपका वॉल है और साथ में एम्ब्रायो यानी कि फीटस, इनके दरमियान एक टिश्यू फॉर्म होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यहां पर इसी के थ्रू आदान प्रदान होगा न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का, एनर्जी का और ऑक्सीजन का, और ये वेस्ट भी जनरेट करेगा जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, तो वो इधर से ही बाहर निकलेगा और वो मदर के ब्लड में जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू और वो बाहर निकलेगा।
तो जो डेवलपमेंट हो रहा है इस चाइल्ड का इसके अंदर मदर के ब्लड में या कहें कि उसके वूम में, वो तकरीबन 9 महीने उसको लगते हैं। अगला सवाल है आपको 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपको बतानी है। आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव बताना है जो प्रिवेंट करता है इन डिसीजेस को आगे बढ़ने में यानी कि स्प्रेड होने में। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसमिट होती हैं या बैक्टीरियल होती हैं वो है गोनोरोइया और सिफिलिस। और एसटीडी जो ट्रांसमिट होता है वायरस द्वारा यानी कि वायरल होते हैं वो है आपका एड्स और जेनाइटल वार्ड्स। एड्स है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है जब भी सेक्स होता है या जब भी इंटरकोर्स होता है तो बेटर ये रहता है कि जो फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट से ना मिले, राइट। उसके लिए जो फिजिकल डिवाइसेस जैसे कि कॉन्डम्स ये सबसे बढ़िया है, ये मैकेनिकल बैरियर का काम करते हैं और इससे ये डिसीज आगे बढ़ने में या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने में भी बहुत ये निरोधक मतलब रोल प्ले करता है। आपको कोई 2 डिफरेंस बताने हैं बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में टेबुलर फॉर्म में जो सेल्स में देखते हैं ऑर्गेनिज्म के। पहले आप समझिए बाइनरी मतलब क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है बाई मतलब होता है 2, मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा। तो बाइनरी फिशन मतलब टूटना, विभाजित होना। तो बाइनरी फिशन ये एक डिवीजन है पेरेंट का बिल्कुल 2 बराबर साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में, यानी कि जो 2 बनते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिशन की बात करें तो डिवीजन है पेरेंट का बहुत सारे डॉटर सेल्स में, जो डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं बहुत सारे। इसके बाद जो बाइनरी फिशन में है जो 2 डॉटर इंडिविजुअल बने वो या तो सिंपल डिवीजन से बन जाएंगे या स्प्लिटिंग से बनेंगे। और जहां तक मल्टीपल फिशन का सवाल है जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो टूटता है, डिवाइड होता है और सारे न्यूक्लियाइज में, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, क्योंकि मल्टीपल फिशन है। आपको 4 मोड्स बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो 4 मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, जैसे एग्जांपल दे के बताता हूं मैं। अमीबा में है बाइनरी फिशन, ये 2 भागों में टूटता है। ऐसे स्पाइरोगायरा इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है और हाइड्रा में बडिंग होती है। आपको बताना है कि क्यों डीएनए कॉपिंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। तो डीएनए कॉपिंग एक बहुत जरूरी एसेंशियल पार्ट है जब रिप्रोडक्शन होता है। पहली चीज तो डीएनए कॉपिंग सेलुलर एपरेटस देता है ताकि डॉटर सेल्स बन सके। उसके बाद डीएनए जो डॉटर सेल्स में होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जो डॉटर सेल बनेंगे उनकी फंक्शनिंग के, उनके कार्यकलापों के। और डीएनए कॉपीज जो पिछले ट्रेड्स हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म उससे पैदा कर रहे हैं उसके ट्रेड्स को संभाल के रखता है, यानी वो रिटेन करता है उनके ट्रेड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके एट्रीब्यूट्स को। व्हाट डज एचआईवी स्टैंड्स फॉर? एचआईवी किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, एक्रोनिम है। इज एड्स एन इन्फेक्शियस डिसीज? क्या एड्स इन्फेक्शियस डिसीज है? आपको 4 तरीके बताने हैं जिससे एड्स फैलता है। तो पहली चीज एचआईवी का फुल फॉर्म देखते हैं, ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हाँ, एड्स इन्फेक्शियस डिसीज है, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक डिसीज है। 4 मोड जो है जिससे एड्स फैलता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स। सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होता है 2 पार्टनर्स के बीच में, अगर उनमें से इन्फेक्टेड है तो ये आगे बढ़ता है। दूसरा, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई ऐसा बंदा है जिसको ऑलरेडी एड्स है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है किसी और को, तो जिसके ब्लड में प्रॉब्लम थी वो जिसके पास गया वो बेचारा उसको ये एड्स हो जाएगा। अगर इंजेक्शन यूज करें, जैसे आपने इंजेक्शन यूज किया और किसी दूसरे को दे दिया और मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं तो दूसरा भी इन्फेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से समझिए। और जो प्लेसेंटा है, सबसे दर्दनाक चीज ये है कि माँ अगर एड्स से ग्रसित है, उसको एड्स है, तो बच्चे को हो जाएगा, उसके प्लेसेंटा के थ्रू वहां पहुंच जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं। देखिए आगे के नेक्स्ट जनरेशन है, इन सब का ख्याल रखिएगा। एक्सपैंड एड्स का फुल फॉर्म बताएंगे और 4 तरीके बताएंगे प्रिवेंशन इन एड्स का। तो 4 के बताने के पहले मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूं। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और 4 जो तरीके हैं इस एड्स को रोकने और इसको रोकथाम करने और इसको संभालने, कंट्रोल करने में, इसमें सबसे पहली चीज है कि जब भी सेक्स कीजिए, जब भी सेक्स होगा तो कॉन्डम का यूज करना है। जब भी आप नीडल शेयर करें
वो नई नीडल्स होनी चाहिए। जैसे नीडल पहले तो शेयर ही नहीं करनी है, कभी ना करें। अवॉइड की, मैं अवॉइड शब्द को हटा ही देता हूँ, नीडल शेयर करनी ही नहीं है। उसके बाद ये है कि जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो ब्लड का, तो उस ब्लड को टेस्ट करना है कि इस ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एड्स जैसी कोई बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है। और उसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर कोई ऐसे बंदे हैं जिनको आप नहीं जानते और बस आपको फन चाहिए, तो ये कभी मत करिए, क्योंकि अननोन पर्सन को आपको पता नहीं उसको क्या है, तो जिंदगी भर का नुकसान हो जाएगा। चार आपको रीजन बताने हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के, चार क्यों हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करने हैं। तो चार जो रीजन है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के, पहली चीज तो ये है कि अगर दो बच्चे हैं उनके बीच में, या मल्टीपल बच्चे हैं उनके बीच में आप समय देना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते, यानी कि अगर इंटरकोर्स करना चाहते हैं और प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने पड़ेंगे। खास तौर पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उसकी रोकथाम करने के लिए ये कॉन्डम या और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आगे सवाल आ रहा है कॉपर टी वगैरह, मैं बताता हूं आपको। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो भी सबसे जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग किया जाए। अगला सवाल है, यदि एक विमेन है, यानी कि औरत है, और वो कॉपर टी यूज करती है, तो क्या वो एसटीडी से बच जाएगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच जाएगी, और क्यों? देखिए, विमेन में जो कॉपर टी लगाई जाती है वो इसलिए होता है कि वहां से जो उसके एग हैं वो आने रुक जाएं। एग को केवल रोकने के लिए कॉपर टी लगाई जाती है। लेकिन क्योंकि तब भी इंटरकोर्स हो रहा है, जो फीमेल और मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर जेनाइटल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज तो फिर भी होगी। कॉपर टी केवल जो इम्प्लांटेशन है यूटेरस में उसको रोकता है, केवल उसको रोकता है, बाकी और कोई काम नहीं करता है। ठीक, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन एसटीडी जरूर फैल सकती है। आपको ये जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, इसको बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो बैरियर मेथड, बैरियर मेथड का मतलब ये होता है, देखिए, बैरियर क्रिएट करना, रोकथाम करना, किसी चीज का एज अ बैरियर रखना। तो देखिए कि जो फिजिकल डिवाइसेस है, जैसे कॉन्डम हो गया, या डायफ्राम हो गया, या सर्वाइकल कैप्स हो गए, ये आपके बैरियर मेथड के लिए यूज होते हैं। ये डिवाइस करते क्या है? ये क्या करते हैं, जो आदमी के, इंसान के पेनिस से जो स्पर्म जा रहा है फीमेल के, औरत के जेनाइटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कॉपुलेशन जिसे कहते हैं, कोइटस, तो उनके बीच में ये एक बैरियर का काम करता है, तो इसीलिए इसको बैरियर का नाम दिया हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस मेथड, अब इसकी बात करें तो इसमें यह होता है कि फीमेल्स को कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं। अब जो ड्रग्स हैं दो टाइप के होते हैं, या तो ओरल होते हैं मुंह से खाने के, या फिर अपने वेजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर उसको डाला जाता है, वेजाइनल पिल्स कहते हैं इसमें। तो और ओरल पिल ये क्या करते हैं, ये हार्मोन को कंटेन करते हैं, यानी कि जो ओवरीज है, जो अंडे पैदा कर रही है, एग पैदा कर रही है, वो नहीं होता और फैलोपियन ट्यूब में एग नहीं आता। तो जब अंडे ही नहीं बनेंगे तो फिर आगे कोई प्रेगनेंसी की दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो पिल्स हैं इसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि ये आपके मुंह से लिए जाते हैं, यानी कि वो खाया जाता है इसको। अब ये क्या करते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है, उसको इस तरीके से करते हैं कि एग रिलीज ही नहीं होता। अब एग रिलीज नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद जो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, ये जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, जब एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, या कहिए एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको वहां लगने नहीं देता। तो जैसे डिवाइस है आपका कॉपर टी, ये इसको आप यूट्रस के अंदर लगा सकते हैं, डॉक्टर इसको लगा सकता है, और इससे इस चीज का बचाव हो जाता है। फिर आता है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या करता है, इसमें क्या है कि देखिए, जो मेल है वहां से क्या आता है, वहां से मेल का स्पर्म कहां से आता है, वो आता है वैस डेफरेंस से, और जो फीमेल है उसके कहां से आते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अगर इन दोनों को बंद कर दिया जाए तो फिर ना, अगर मेल का स्पर्म नहीं आएगा, फीमेल का आपका फैलोपियन ट्यूब से एग नहीं आएगा। तो इसमें करते क्या है कि या तो इनको वेस्ट डेफरेंस को या फिर फैलोपियन ट्यूब को
या तो इसको मोड़ देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, या इसको हटा दिया जाता है। तो अगर जो मेल में होता है वेस डिफरेंस का, उसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं। जो फीमेल फैलोपियन ट्यूब के साथ होता है उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया गया तो स्पर्म जो होते हैं वो आएंगे ही नहीं, प्रिवेंट नहीं हो जाएंगे आने से। तो यदि फैलोपियन ट्यूब फीमेल का रोक दिया जाए तो एग नहीं आ पाएंगे यूट्रस में, तो दोनों ही केस में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिजम्स? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ऑर्गेनिज्म में? आपको नाम बताना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सिंपल बॉडी है और सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फिलामेंट वाले एल्गी स्पायरोगारा, वो क्या करते हैं, अपने आप को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ लेते हैं, फ्रैगमेंट में बन जाते हैं ये, और जब मैच्योरेशन हो जाता है उनका, तो ये जो फ्रैगमेंट है, जो जैसे मान लीजिए ये मैच्योर हो गया, ये आपका एक पार्ट है सेप्टा, इस भाग से ये आधा यहाँ चला गया, ये वाला भाग, और आधा भाग यहाँ चला गया, तो ये दोनों भाग बन गए इसके। अब ये अपने आप को मैच्योर करेंगे और फाइनली इसी तरीके से बन जाएंगे। तो ये जो फ्रैगमेंट है ये अपने आप नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, इसी को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं स्पायरोगारा में। दूसरा हम बात कर रहे हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन में इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपने ही बॉडी पार्ट से बना सकता है, मतलब अपने भाग जो हैं वो आधे आधे या 3-4 भाग में डिवाइड कर ले, और वो जो भाग है वो अपने आप डेवलप हो जाए उसी ऑर्गेनिज्म की तरह, इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो स्मॉल कट या ब्रोकन पार्ट, ये देखिए 3 भाग में ब्रेक हो गए, जो ऑर्गेनिज्म के हैं वो आपके रीजनरेट होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स में। तो प्लैनेरिया एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये रीजनरेशन हो रहा है प्लैनेरिया में। इसमें ये मान लीजिए 3 भाग में टूट गए, तो फिर ये आगे डेवलप होंगे उसी ऑर्गेनिज्म की तरह, मतलब अपना शेप खुद बना लेंगे, और उसके बाद ये फाइनल जो रीजनरेशन होगा, जो रीजनरेशन कैसे हो रहा है, रीजनरेशन जो है स्पेशलाइज सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट होते हैं, बढ़ते हैं और ज्यादा सेल्स बनाते हैं, यानी कि जो चेंजेस हैं उसमें वो सेल टाइप और टिश्यू पे इस तरीके से बनते हैं कि वो अपने पुराना जो जिस स्पीशीज से आए हैं उसको अपने आप उसकी तरह बन जाते हैं। और जो चेंज हो रहे हैं इस समय में, ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। देखिए आप यहाँ बना, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डेवलपमेंट होता है टिश्यूज और सेल्स का, ताकि ये फॉर्मेशन इस तरीके से हो कि एक नया ऑर्गेनिज्म इसी तरीके का बन के खड़ा हो जाए। आपको सुटेबल डायग्राम से बताना है अलग अलग वेरियस स्टेप ऑफ बडिंग इन हाइड्रा में जो बडिंग होती है उसके अलग अलग आपको सुटेबल डायग्राम से इसको बताना है क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है। अब हाइड्रा क्या है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू, और इसमें रीजनरेटिव सेल्स का उपयोग होता है। तो एक बड यहाँ डेवलप हो गया, ये बड डेवलप हो गया, ये एक आउटग्रोथ की तरह मतलब बाहर की तरह निकलता है ये हाइड्रा। और इसमें ये क्यों होता है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे सेल डिवीजन होते रहते हैं एक स्पेसिफिक साइड पे। जैसे सेल डिवीजन हो रहे हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता है, जब ये आगे बढ़ता रहता है कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीशन पे जाता है, और धीरे धीरे बढ़ते ये अपना एक ऐसा प्रारूप ले लेता है, एक ऐसा शेप ले लेता है जो कि इसकी तरह बन जाता है, और उसके बाद ये इस बॉडी से अलग हो जाता है और ये नया हाइड्रा बन जाता है। जब फुली मेच्योर हो जाता है तो बर्ड अपने आप को डिटैच कर लेता है पेरेंट बॉडी से, और ये नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इसी की तरह बन जाता है। आपको बताना है स्पोर फॉर्मेशन, डायग्राम बताना है स्पोर फॉर्मेशन रिजोपस में, और 2 एडवांटेज भी बताने हैं ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोड्यूस अपने आप को करते हैं थ्रू स्पोर्स से, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देखा होगा स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जब एक ब्रेड का स्लाइस किसी डार्क अंधेरे और मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर वाली जगह पे रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, तो उसमें स्पोर्स, रिजोफस के स्पोर्स जो एयर में है वो इस ब्रेड पे सेटल हो जाते हैं, और यहां पर आपको एक फंगस प्लांट की तरह दिखता है रिजोपस। तो रिजोपस ये होता है बड़ा पतला फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हाइफाई कहते हैं। इसका एक नॉब लाइक इस तरीके से ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है ताकि रिप्रोडक्शन हो जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। इसमें स्पोर्स होंगे जो अपने आप एक नए रिजोपस बनाएंगे।
तो ये आपका एक स्पोर फॉर्म, पहले तो देखिए ये बेसिक रिजोपस है और इस रिजोपस से ये स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ये आपका स्पोरेंजियोफोर है, रिजोइड्स है, स्पोरेंजियम है, ये आपका बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब दो एडवांटेज जो ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर के थ्रू, उसमें ये है, एक तो ये बहुत तेज रिप्रोडक्शन का तरीका है, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं जैसे जैसे उनके पेरेंट थे। आपको जेनेटिकली डिफरेंट फीचर बताने हैं स्पर्म और एग, जो ह्यूमन में स्पर्म और एग होते हैं ना, उनके बीच में अंतर इस तरीके से बताना है और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। देखिए जो सेक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन मेल के पास जो होता है सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे एक्स और वाई होता है। जो स्पर्म है ह्यूमन मेल का, उसमें या तो एक्स आएगा या वाई आएगा, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। इसी तरीके जो सेक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन फीमेल में, उसमें वाई नहीं होता, उसमें केवल एक्स एक्स होता है, यानी कि एग जो भी आएगा उसमें हमेशा एक्स एक्स ही आएगा। यदि एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज होता है एग जिसमें एक्स है, यानी एक्स अगर एक्स के साथ फर्टिलाइज होता है, एक्स मेल से आ रहा है, एक्स फीमेल से आ रहा है, तो जो बच्चा होगा या चाइल्ड बनेगा या बनेगी वो गर्ल होगी। यदि एक्स मेल से आया और एक्स फीमेल से आया और वाई मेल से आया और इनका कॉम्बिनेशन बना, तब जाके लड़का होगा, चाइल्ड होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है लड़का या लड़की का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से बनता है। तो दो एडवांटेज आपको बताने हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जो ऑरेंज प्लांट के लिए प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो दो एडवांटेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये ऑरेंज प्लांट के लिए। पहला तो ये है कि जो ऑरेंज बनते हैं वो उसी साइज और उसी शेप के होते हैं जहां से वो बन के आए हैं, और जो ऑरेंजेस हैं उनकी तादाद, होता यह है कि कई ऑरेंजेस जो होते हैं वो उस तरीके के सीड नहीं दे पाते, उस तरीके की सीड या नहीं दे पाते। तो अगर सीड नहीं है, बीज नहीं है, तो आप कैसे ऑरेंज सही तरीके से पैदा करोगे? तो बेटर तरीका यह है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सहारा लिया जाए। हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड? मदर ब्लड से, मां के खून से कैसे एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलता है, खाना कैसे मिलता है? जो एम्ब्रायो है वो न्यूट्रिशन कहां से पाता है? मदर ब्लड से पाता है। कहां से? एक बड़ा स्पेशल टिश्यू होता है, जैसे ये बच्चा है, इसके आसपास एक प्लेसेंटा बनता है। ये जो डिस्क है, इसमें बेसिकली डिस्क स्ट्रक्चर का एक समझ लीजिए, जो आपके यूट्रिन वॉल में एम्बेड होता है, चिपका रहता है, और यहीं से आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन मदर से, मां से आपके एम्ब्रायो तक जाता है। आपको प्यूबर्टी बतानी है। ये टर्म प्यूबर्टी क्या होता है? दो चेंजेस बताने हैं जो लड़कियों में होते हैं जब उनको प्यूबर्टी की एज आती है। तो दो जो चीजें आती हैं उसको बताने से पहले समझिए प्यूबर्टी क्या होता है। वो समय, वो पीरियड, वो ड्यूरेशन जहां पे जो जनरल बॉडी की ग्रोथ है वो बढ़ती है और बढ़ के थोड़ी सी हल्की हो जाती है, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो बढ़ने लगते हैं। उस समय हम कहते हैं कि इनका प्यूबर्टी का स्टेज है। जब लड़कों के मूंछ आने लगती है, उनके आवाज भारी होने लगती है, लड़कियों के जो स्तन है यानी ब्रेस्ट है वो बढ़ने लगते हैं, और इस समय हम कहते हैं कि, और उनको जब मेंस्ट्रुएशन आ जाता है यानी कि उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड होते हैं 30 दिन में, 4 या 5 दिन में माहवारी होती है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड है वो बाहर आता है म्यूकस के साथ, जो यूट्रीन की ब्रेकेज बाहर आती है। तो जो ये समय होता है वहां पर हम कहते हैं कि लड़कियां या लड़के प्यूबर्टी पे आ गए हैं। अब जो औरतों में, लड़कियों में होता है, औरत तो खैर बहुत बाद में की बात है, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है तो उनका जो स्तन होता है यानी कि जो ब्रेस्ट है वो उनका साइज बढ़ता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन का एक और चीज आती है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसे हम माहवारी कहते हैं। आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कोई दो डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं इसके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म तो पैदा होता है, लेकिन उसके लिए दो पेरेंट नहीं चाहिए होते, सिंगल पेरेंट से ही पैदा हो जाते हैं। इसमें सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती। जो फिशन और फ्रैगमेंटेशन है, ये दो तरीके हैं या डिफरेंट फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको ऑर्गेनिज्म बताना है जो रिप्रोड्यूस होता है स्पोर फॉर्मेशन से। 3 कंडीशन बतानी है जो बड़ी फेवरेबल होगी कि स्पोर बने, जर्मिनेट हो और ग्रो करे। तो रिजोपस ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है,
और जो कंडीशन इसके लिए बहुत आवश्यक है या फिर फेवरेबल है, एक तो ठंडी जगह हो, एक मॉइस्ट जगह हो जहां पर पानी की मात्रा हो या मॉइस्चर की मात्रा हो, और दूसरी जो जगह हो वो काली हो, यानी अंधेरा हो, सनलाइट ना पड़ रही हो या लाइट ना पड़ रही हो। एक और सवाल है, डीएनए कॉपीज जनरेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जी, डीएनए कॉपीज जो बन रही है रिप्रोडक्शन के समय वो एक जैसी हो सकती है, लेकिन एकदम एक जैसी नहीं होंगी, यानी कि आइडेंटिकल नहीं होंगी। आपको स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखिए, डीएनए जो कॉपीज है वो सिमिलर होंगी, एक जैसी हो सकती हैं, एकदम एक जैसी आइडेंटिकल नहीं होंगी। मतलब देखने में एक जैसी हो सकती है, लेकिन आइडेंटिकल बिल्कुल ट्रू कॉपी नहीं होगी ओरिजिनल, कुछ वेरिएशन इसमें होंगे। तो अगर ऐसा है, देखिए होता यह है कि जो न्यू डीएनए कॉपी है वो सेलुलर अपरेटस जो इसे इनहेरिट करता है, तो होता यह है कि जब न्यू बॉर्न सेल होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सिंपली उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि बहुत सारे वेरिएशन होंगे डीएनए कॉपीज में जो इस बात पे लीड नहीं करेंगे जिससे ये ड्रास्टिक आउटकम हो। इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो सिमिलर तो होंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, एक जैसे होंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो टेंडेंसी है वेरिएशन की रिप्रोडक्शन के समय, यही आपका एवोल्यूशन का बेसिस है। आपको दो एडवांटेजेस बताने हैं ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव जो आपका प्रोपोगेशन होता है उसके दो एडवांटेज बताने हैं। आपको दो प्लांट बताने हैं जो इनमें से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बढ़ाए जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं वो फल और फूल बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, उनमें आ जाते हैं। और जो प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली बहुत एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बनाना और रोज, इनमें से अगर मैं बनाना और रोज बताऊं, ये इनको रेज किया जाता है वेजिटेटिव मेथड से। आपको वो पार्ट बताने हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है वो कैसे आता है, कहां से आता है, कौन सा ऐसा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको तो एडवांटेज भी बताने हैं सीमेन के जो स्पर्म के लिए उपयोगी होते हैं और स्पर्म उसमें आराम से काम करता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं, ये आपके वेस डिफरेंस में फ्लूइड ऐड करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है स्पर्म का, यानी स्पर्म जो आना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसको एक तो इजी बनाते हैं, मतलब लिक्विड की तरह आगे भेजते हैं, और साथ में ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म को। स्पर्म जीने के लिए कुछ चाहिए, वो जब तक जिएगा तब तक कहाँ से लेगा? सेमाइनल, ये जो फ्लूइड आ रहे हैं कहाँ से? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल से। आपको दो टाइप के जर्म सेल्स बताने हैं जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, कैसे ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और दो डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो दो टाइप के जर्म सेल जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो है स्पर्म और ओवा। जो स्पर्म है ह्यूमन का, वो उसमें या तो एक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। जो ओवा होगा, मतलब ह्यूमन मतलब आदमी का, आदमी में एक्स और वाई होंगे, लेकिन जो औरत में या लेडी में होंगे वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम होंगी। जो स्पर्म है वो स्ट्रक्चरली लंबा होता है, उसके साथ एक टेल होती है, यानी स्पर्म इस तरीके से होगा और इस तरीके से इसकी एक टेल होगी। और जो ओवा है वो राउंड स्ट्रक्चर में होता है, ये इसको भेदता है और यहाँ पर आपका जाइगोट फॉर्मेशन या एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपको लिस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है 3 मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के, गर्भ निरोधन के। तो 3 तरीके हैं। एक तो जो पेनिस है, लिंग है, उसमें कॉन्डम लगाया जाए, और वेजाइना है उसमें भी कॉन्डम लगता है। अगर इसमें कोई बैरियर खड़ा किया जाए तो स्पर्म जो है वो एग से नहीं मिल पाएगा। ये एक तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन का। दूसरा है ओरल पिल्स, जैसे आपकी अलग अलग ओरल पिल्स आती हैं, अनवांटेड 72 है और बहुत सारी आती हैं आपकी। इस तरीके से अगर लिया जाए तो ये आपके हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती है, ताकि जो एग है वो रिलीज ना हो। अंडा जब रिलीज नहीं होगा तो अगर स्पर्म चला भी गया तो वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा। सर्जिकल मेथड भी होते हैं जो मेल में होते हैं, वेस डेफरेंस, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो दोनों ही केस में अगर इसको या उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एड्स क्या होता है? कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है एड्स इन्फेक्शन के लिए? आपको एक मोड बताना है ट्रांसमिशन इस डिसीज का, और आपको ब्रीफ में एक मेजर भी बताना है ताकि इस एड्स को रोका जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके।
तो एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो उसके कारण होता है। एड्स जो है सबसे ज्यादा जो फैलता है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि जब सेक्स होगा, इंटरकोर्स होगा मेल और फीमेल में, उसमें सबसे ज्यादा फैलता है। एड्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे? अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है, जब हो रहा है, तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट ना किया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके साथ सेफली किया जाए, इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ तो किया ही ना जाए। और अगर आपको पता नहीं है अगले पार्टी के बारे में कि वो कैसा है क्या है, तो फिर कॉन्डम का यूज किया जाए। आपको रोल बताने हैं टेस्टिस के, सेमाइनल वेसिकल के, वास डेफरेंस के, यूरेटर के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, जो ह्यूमन आदमी के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। तो टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आदमियों में। जो फंक्शन है इस टेस्टिस का, एक तो ये सबसे पहले स्पर्म पैदा करते हैं, दूसरा ये मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको पैदा करते हैं। जो स्क्रोटम होता है वो एक अच्छा सा एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रदान करता है ताकि स्पर्म पैदा हो सके और वो जीवित रह सके। सेमाइनल वेसिकल ये बहुत पतले पेयर है, बेसिकली बड़े पतले वॉल्ड मस्कुलर इलोंगेटेड सैक है, यानी कि थैली है। ये थैली है जहां से फ्लूइड आता है, जो स्पर्म जिस फ्लूइड में मिलके अंदर पहुंचता है। कहने का मतलब स्पर्म के लिए एक नरिशमेंट का भी काम करते हैं। वास डेफरेंस क्या होता है? ये पतला सा ट्यूब होता है जहां से स्पर्म निकल के आता है, ये वास डेफरेंस कहते हैं। और इसमें जो सेमाइनल वेसिकल्स है, जहां पर जिससे नरिशमेंट मिलता है और जहां पर ये स्पर्म स्टोर होता है, ये वास डेफरेंस का काम है। बेसिकली ये पतली ट्यूब समझ लीजिए जहां से स्पर्म निकल के आता है। यूरेटर क्या होता है? ये एक ऐसा ट्यूब है जिसमें जो पेशाब बनती है वो किडनी से, यूरिन जो बनती है वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आती है। ह्यूमन में 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 किडनी होती है तो 2 यूरेटर्स होते हैं जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में अटैच होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड ये फ्लूइड प्रेजेंट मतलब लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जो आपका रिलीज होते हैं यूरेथ्रा में, साथ में जो सेमाइनल वेसिकल है वो भी सिक्रीट होता है ताकि स्पर्म जो है पैदा मतलब एक तो जीवित रह सके काफी देर तक और उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। आपको डायग्राम बताना है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके पार्ट भी लेबल करने हैं। तो ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहले जहां पर हमको बताना है जहां पर एग प्रोड्यूस होता है, तो ये ओवरीज है, ये ओवरीज जो है ये दोनों जो है यहां से एग प्रोड्यूस होता है। वेयर फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस, कहां पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है? वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर आदमी का स्पर्म औरत का एग मिलता है, तभी आपका एम्ब्रायो बनता है या फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर जाइगोट इंप्लांट होगा? ये यूट्रस है, इसको वुम भी कहते हैं। इस जगह पे जाके प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, क्या? जाइगोट। व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज? अगर ह्यूमन एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? यदि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ की जो थिक लाइनिंग बन चुकी है, 1 महीने में एक समय होता है जब इसकी थिक लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है। तो अब जब आदमी की तरफ से कुछ आया नहीं, स्पर्म आया नहीं, या फिर कोई भी ऐसा इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? ये टूटने लगेगी, ये जो लाइनिंग है वो टूटने लगेगी और ये खून और म्यूकस के तरीके से जो फीमेल है उनके इस ट्रैक्ट से वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगी। आपको बहुत ब्रीफ में बताना है कि जो चेंज होते हैं, जो फर्टिलाइज सेल है, फर्टिलाइज एग है, जाइगोट, और वहां से लेकर जो बच्चे का बर्थ होता है, मतलब वहां पर वो पूरे स्टेप्स बताने हैं, चेंजेस बताने हैं ह्यूमन के जो फीमेल पार्ट है, मतलब औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कैसे होता है। एग को क्या होता है यदि ये फर्टिलाइज ना हो तो? देखिए जो एग है वो फर्टिलाइज कहां होता है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, अब जब एग फर्टिलाइज हो गया यानी कि इसको स्पर्म मिल गया, तो जाइगोट कहां इंप्लांट हो जाता है? यूट्रस में, और वहां से वो डिवाइड होना हो जाता है। अब यूट्रस क्या है? हर महीने अपने आप को तैयार करता है कि मुझे एक स्पर्म मिलेगा, और उसकी नर्चरिंग के लिए वो एम्ब्रायो को बनाने के लिए अपनी तैयारी करने लगता है। अब जो लाइनिंग है ये और मोटी हो जाती है और यहाँ पर ब्लड की सप्लाई और बढ़ जाती है ताकि इस जगह पे जो एम्ब्रायो है उसको नरिशमेंट मिल सके। वो वहां अगर चिपकेगा
या लगेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके। अब एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिलेगा मदर के ब्लड से, और उसमें एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का अंदर मदर की बॉडी में, वो तकरीबन 9 महीने लेता है, 40 वीक करीब। अब जब कंप्लीट हो जाते हैं 9 महीने तो बच्चा पैदा होता है, और वो जो पेट में, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल के, मतलब औरत को फील हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि अब बच्चे को बाहर आना है। यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता तो जो थिक और जैसे ये वजाइना है, इसमें जो लाइनिंग बन गई है, मतलब यहाँ बहुत सारा खून आ गया है, और साथ में खून इसलिए आया है ना क्योंकि चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो एम्ब्रॉय अगर इस पर चिपकता है। लेकिन अगर नहीं आ पाया तो फिर ये टूटती है। जो लड़कियों को महामारी में थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो इसी कारण से होती है क्योंकि ये टूट रहा होता है। और जब ये टूट रहा होता है, अब शरीर के कोई अंग में अगर कोई ऐसी टूट फूट हो तो दर्द होता है, तो यहाँ से फिर ये टूट के फिर ब्लड और म्यूकस की तरह बाहर निकल आता है। तो ये बोर्ड के सवाल जवाब थे इस चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।